हेलो गाइज, वेलकम अगेन इन द मॉम क्लासेस। और दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज़, क्योंकि इसमें अध्ययन कर रहे हैं हम मनोविज्ञान के टॉप 1500 प्रश्नों के बारे में अध्ययन। और आज का जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सवाल है वो 201 नंबर रहेगा। उससे पहले हमने 200 प्रश्नों पर डिस्कस किया है। आज की वीडियो में 50 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ निरंतर चलती रहेगी। रीट के एग्ज़ाम से पहले आपको 1500 प्रश्न करवा दिए जाएंगे। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव का जो विकास है, ऐसे कौन से दो योगदान है जिनका परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों का, वंशक्रम एवं वातावरण का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है। ये वंशक्रम एवं वातावरण का परिणाम है मानव। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। एंड सेकंड नंबर ऑप्शन है वे हमेशा सफल होते हैं। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। वे कठिन कार्य और इसी के साथ उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बच्चों के संदर्भ में बात करें तो आंतरिक रूप से उन्हें अभिप्रेरित नहीं करने वाली जो चुनौती है, जो कारण है, वो रहेगा वे हमेशा सफल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। किशोरावस्था में जो स्वयं होते हैं उनकी तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो दोस्तों, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, किशोरावस्था में जो स्वयं होते हैं बच्चों के, उनकी तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो वो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में भी होती है, व्यवसाय की समस्या में भी होती है और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन के साथ भी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, बहिर्मुखी जो प्रवृत्ति होती है उसके व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी, तनाव मुक्त होते हैं, एक व दो दोनों होते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वह सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी अति मानव जिन्हें हम कहते हैं वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जो सुपरस्टार होते हैं। और इसी प्रकार बात करें जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, एक और दो दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सुपरस्टार की बात करें तो हम जिस प्रकार हम बात करते हैं अक्षय कुमार जो कि एक सुपरस्टार है, इस प्रकार जो हीरो होते हैं जो फिल्मी दुनिया के, या फिर बात करें हम नरेंद्र मोदी की, तो ये एक सुपरस्टार से कम नहीं है। यानी ज़्यादातर लोगों द्वारा इनका चयन किया जाता है, तो ये सुपरस्टार होते हैं और ये सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार चयन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों, कौन सी विधि है साहचर्य परीक्षण विधि? इसका प्रयोग जुंग नामक जो मनोवैज्ञानिक है उसके द्वारा किस वर्ष किया गया? 1912 में, 1922 में, 1848 में, 1910 में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1910 में जुंग द्वारा साहचर्य परीक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था के लिए विकासात्मक कौन सा कार्य है जो कि उपयुक्त नहीं है? तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं का प्राप्त करना, एवं सी नंबर ऑप्शन दे रखा है कि व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और डी नंबर ऑप्शन दे रखा है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि
विकासात्मक जो कार्य होते हैं उसमें उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं होता है, तो वो होता है पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं का प्राप्त करना। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं होती है, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हैं और अपने हम उम्र के बालकों के साथ सीखने का भी प्रयास किया जाता है। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाटसन ने, पावलाव ने, गुथरी ने या फिर थॉर्नडाइक ने? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक के द्वारा भूल एवं प्रयत्न के सिद्धांत को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा किसी भी चीज को सीखना, किसी भी कार्य को सीखना, ये कौन सा सिद्धांत व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद या फिर व्यवहारवाद? ऑप्शन नंबर सी रहेगा संबंधवाद या फिर गेस्टल्टवाद। दोस्तों गेस्टल्टवाद जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, जो कि क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, तो वो कौन सा सिद्धांत है? तो वो गेस्टाल्टवाद है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक जो विकास होता है उसके मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों का प्रगति का आंकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन एवं मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। दोस्तों शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कि ज्ञान क्षमता का जो मूल्यांकन है ये शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना। व्यक्तित्व जो होता है उसकी भिन्नता होती है, उसका क्या अर्थ होता है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और स्वयंगात्मक दशा में समान एक जैसे नहीं होते। शारीरिक मानसिक एवं स्वयंगात्मक जो दशा होती है उनमें समान और एक जैसे नहीं होते। या फिर दो व्यक्तियों की शारीरिक भिन्नता का होना। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक में समान और एक जैसे होते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि व्यक्तित्व में भिन्नता का जो अर्थ क्या होता है, यानी किसी भी व्यक्तित्व में जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो कोई भी दो व्यक्ति हो उनकी शारीरिक मानसिक और स्वयंगात्मक जो दशा होती है दशा में समान होते हैं और एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत जो कि पावलाव ने दिया ये किसके ऊपर रिसर्च करके प्रयोग करके दिया गया था? खरगोश, चूहे, कुत्ते? तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है। पावलाव के द्वारा कुत्ते पर अध्ययन करके अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। शिक्षा का समान अवसर का अर्थ है। दोस्तों शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म को आधार न मानते हुए शिक्षा मिलनी चाहिए। एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। एक बालक को बिना किसी भेदभाव के समान विद्यार्थियों एवं सामग्री का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। या फिर एक बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यवसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर शिक्षा का अर्थ रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यवसायिक जीवन में उसके लिए उपयुक्त हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर शिक्षा का अर्थ डी रहेगा। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, किसका? हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है ये किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक योग्यताओं पर या फिर प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर? दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण की योग्यताओं पर पावलाव का सिद्धांत बल देता है। प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण की योग्यताओं पर, जो कि पावलाव का बुद्धि का सिद्धांत है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या फिर बहुत परिश्रमी? तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है उसका क्या अर्थ रहेगा?
तो वो रहेगा अपसारी चिंतक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो किसी भी विद्यालय के लिए व्यक्तित्व जो विभिन्नताएं हैं उनको किस प्रकार पूरा करना चाहिए। व्यक्तित्व शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, एवं बी नंबर ऑप्शन दे रखा है व्यक्तित्व शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर डी नंबर ऑप्शन दे रखा है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, वो हमारा क्वेश्चन है कि विद्यालयों में किस के लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताएं जो होती है उनको पूरा करना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, यह समझने के लिए क्योंकि शिक्षार्थी को सीखने योग्य एवं अयोग्य है कि नहीं, इसके लिए राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बुद्धि के मापन में क्या प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, क्या ये बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों की अनुकूलन क्षमता का पता लगाना, विद्यार्थियों की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा प्याजे संबंधित कार्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर ऑप्शन कि क्या नहीं करना चाहिए बुद्धि के मापन में। तो बुद्धि के मापन में विद्यार्थियों की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, तो किसी भी विद्यार्थी की शिक्षक की तरफ ध्यान आकर्षित करने की योग्यता है, यह बुद्धि के मापन में उपयोग नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मानक, निर्णयात्मक, योग्यतात्मक, या फिर सीसीआई। दोस्तों मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है, तो मानक जो है ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। निर्माणात्मक, योग्यात्मक, ये सीसीआई जो है ये तीनों ही पॉइंट मूल्यांकन के प्रकार है, जबकि मानक जो है ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक एवं 2 से 3 वर्ष तक। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा शैशव काल की जो अवधि है वो दोस्तों रहेगी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट। शैशव काल की अवस्था रहेगी जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कि बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव जो है इसमें बुद्धि उच्च स्तरीय थी, स्थनिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, या फिर भावी। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर रहेगा कि जब कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया जो मधुर संगीत बजाते हुए देखा, किसने, कक्षा अध्यापक ने किसको देखा, राघव को देखा, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि का उच्च स्तरीय विकास था, तो वो संगीतमय बुद्धि का उच्च स्तरीय विकास था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने में मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो दोस्तों सृजनात्मक जो मौलिक परिणाम है उनमें अभिव्यक्त करने की मानसिक जो प्रक्रिया है वो कोल एवं ब्रूस का है, ड्रेवहल का है, या फिर ऑप्शन नंबर रहेगा डिहान का है, या फिर क्रो एंड क्रो का है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो एंड क्रो का ये कथन है कि मौलिक परिणाम जो होते हैं उनको अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मक जो मौलिक परिणाम होते हैं उनको अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है। विकास का अर्थ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इस प्रकार के क्वेश्चन रेट में बखूबी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें विकास का क्या अर्थ है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता के एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। दोस्तों यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विकास का जो अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विकास का अर्थ। मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक है। तो मनोविज्ञान की जो बहिर्दर्शन विधि है उनके जनक है टाइडमैन, वुडवर्थ, जेबी वॉटसन या फिर फ्राइड। तो मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि है इसके जनक माने जाते हैं जेबी वॉटसन को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट एवं निश्चित रूप कब धारण किया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है इसने स्पष्ट एवं निश्चित रूप से कब धारण किया शिक्षा के मनोविज्ञान ने। 1900 में, 1920 में, 1930 में, 1940 में। तो राइट आंसर रहेगा 1920 के अंदर स्पष्ट एवं बात करें तो निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को धारण किया। तो कब किया, तो 1920 में किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोल्सनिक शिक्षा विज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं। कोल्सनिक जो मनोवैज्ञानिक है ये शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं। पहला ऑप्शन ने दे रखा है अरस्तु से, सुकरात से, प्लेटो से या फिर लॉक से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए नंबर ऑप्शन। यहाँ पर अरस्तु से वो शिक्षा के मनोविज्ञान को आरंभ मानते हैं। कौन, कोल्सनिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। सीखना किससे प्रभावित होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आत्मा से, मन से, बुद्धि से या फिर प्रेरणा से। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा के द्वारा सीखने से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया की किस मनोवैज्ञानिक ने बताई। खेल जो होता है इसे ऐच्छिक एवं आत्म प्रेरित क्रिया कौन सा मनोवैज्ञानिक मानता है। तो फ्राइड, स्टर्न, जेम्स ड्रेवर या फिर अरस्तु। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टर्न जो मानते हैं कि खेल जो है, खेल को ऐच्छिक एवं आत्म प्रेरित क्रिया स्टर्न के द्वारा माना गया। निम्नलिखित में से समाजवादी विधि के प्रेरणेता है, समाज मिति विधि के प्रेरणेता है हर्बर्ट, जीन पियाजे, जे.एल. मोरेनो या फिर थॉर्नडाइक। तो समाज मिति विधि के जो प्रेरणेता है वो रहेगा यहाँ पर राइट आंसर जे.एल. मोरेनो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बालकों में खेलों के विकसित होने वाली शक्तियां हैं, शारीरिक, मानसिक या फिर सामाजिक। दोस्तों खेल से जो मनुष्य की जो शक्तियां उत्पन्न होती है वो सामाजिक भी होती है, मानसिक भी होती है एवं शारीरिक होती है। उपयुक्त यहाँ पर सही करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं कि मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है। मारिया मोंटेसरी जो पद्धति है इसमें शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है, गीतों द्वारा, खेलों द्वारा, उपहारों द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये सभी। जो बात करें तो एफर्ट जो लगाए जाते हैं शिक्षा को दिलाने में तो वो रहेगा मारिया मोंटेसरी पद्धति में। यहाँ पर गीतों के द्वारा भी ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है खेल के द्वारा एवं उपहार के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से अधिगम सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत नहीं है। संबंधवाद का सिद्धांत, डॉपलर सूझ का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत एवं पुनर्बलन का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो अधिगम का सिद्धांत नहीं है तो वो रहेगा डॉपलर का सूझ सिद्धांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक पूछा गया है जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया। बागले ने, कोलर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर पावलाव ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वह अमेरिकी वैज्ञानिक था थॉर्नडाइक जिसने सबसे पहले पशुओं पर अध्ययन किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का जो बंद मनोविज्ञान है या फिर संयोजनवाद का कहलाता है। तो किस मनोविज्ञान के द्वारा संयोजनवाद दिया गया। तो ये हल के द्वारा, स्किनर के द्वारा, कोलर का या फिर थॉर्नडाइक का। तो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थॉर्नडाइक के द्वारा संयोजनवाद का सिद्धांत दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। गेस्टल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है। तो गेस्टल्ट का जो सिद्धांत है इसमें शिक्षा का अनुप्रयोग क्या रहेगा। स्थिति का स्पष्ट संगठन,
अधिगम स्तर में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, स्वयं क्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन या फिर उपयुक्त में से सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गेस्टल्ट के जो सिद्धांत हैं ये शिक्षा में अनुप्रयोग है, तो ये स्थिति एवं स्थिति का संगठन है। अधिगम स्तर में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण है, स्वयं क्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा गेस्टल्ट के सिद्धांत के संदर्भ में। सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? तो सक्रिय अनुबंधन में शिक्षा के अंदर कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, मनस्तापी बालकों को परीक्षण में व्यवहार को अपेक्षित रूप देना या फिर उपयुक्त में से सही। तो दोस्तों यहाँ पर डी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। ये सक्रिय अनुबंधन में शिक्षा के कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? तो सक्रिय अनुबंधन में शिक्षा के अंदर अनुप्रयोग जो नहीं है वो है व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या फिर ये सभी। तो दोस्तों एक आदर्श अध्यापक के अंदर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? चिंतन जो है ये संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, तो ये किसका सिद्धांत है? डीवी का, गिलफर्ड का, क्रूज का या फिर रास का? दोस्तों ये जो कथन है ये रास का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। रास का मानना है कि चिंतन जो होता है ये संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगे। क्या उच्च होंगे? सृजनशीलता, अच्छे अंक प्राप्त करना, विश्लेषण करना या फिर अध्ययन करना। तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति के अंदर सृजनशीलता का उच्च होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। अहम निर्देशित होता है, अहम जो होता है, अहम जिसे हम मैं कहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये जो अहम होता है ये सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविक सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या फिर सामान्य सिद्धांत द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अहम किसे निर्देशित नहीं करता? तो वो नहीं करता वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल परिवर्तनों में परिवर्तन किया जा सकता है? सहसंबंधन में, मार्गांतरीकरण में, विलयन में या फिर नवीनीकरण में? दोस्तों इस क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि पर मार्गांतरीकरण में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ये जो मूल प्रवृत्ति है मार्गांतरीकरण, इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, ये मनोवैज्ञानिक का मानना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो खिलौने किस अवस्था के अंदर बालकों को प्रभावित करते हैं? शेष अवस्था में, पूर्ण बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या फिर इन सभी में? तो दोस्तों पूर्ण बाल्यावस्था के अंदर खेल जो होते हैं ये प्रभाव डालते हैं। शेष अवस्था का काल हमने देखा जन्म से 2 वर्ष का कार्यकाल जो होता है वो शेष अवस्था का काल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय में कक्षा में शिक्षक की भूमिका उत्तम या फिर उचित वर्णन करता है? तो दोस्तों माध्यमिक विद्यालय में कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम एवं उचित वर्णन कौन करता है? व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन करना, बहुप्रक्षेय निरुत्साहित एवं आयामी प्रक्षेय केंद्रीभूत करना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना या फिर प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना, ये कौन सा? माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा में शिक्षक की भूमिका का उचित एवं सर्वोत्तम वर्णन करता है कि बालकों को चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई प्रवेश का सर्जन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम प्रवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को कक्षाई प्रवेश सर्जन करने के लिए क्या कथन सत्य नहीं है? तो शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों की स्वीकृति होना, शिक्षक का सकारात्मक सुख एवं बच्चों के प्रयासों का अनुमोदन।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि शिक्षकों के अनुसार कार्य करना है, ये बालकों के कक्षाई प्रवेश के सृजन के लिए उपयुक्त कथन नहीं माना जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सतत संघर्ष के लिए, गलतियां करने के लिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर बच्चे प्रभावित होते हैं, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो वो नवीनता का पता लगाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है। स्टिनफोर्ड बिने, वेसलर बिने, बेल स्केल्स, सोसार्क परीक्षण। दोस्तों यहाँ पर बेल स्केल्स का जो परीक्षण है इसको छोड़कर बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है कौन कौन से? बेल स्केल्स का ये जो है ये बुद्धिमत्ता के परीक्षण के लिए नहीं माने जाते। स्टैनफोर्ड बिने, वेसलर बिने और सोसार्क जो परीक्षण है ये बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों की गलतियों के संदर्भ में कथन सत्य पूछा गया है। बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार और गलतियां करने में उन्हें दंडित ना करता हो। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए एक महत्वहीन है, इसीलिए उन्हें गलतियां पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बच्चे जो गलतियां करते हैं ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है, जबकि ये गलत कथन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा है, शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, पुराने एवं नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करते हैं। दोस्तों अधिगम की जो प्रक्रिया है ये प्रेरणा किस पर डालती है? तो यहाँ पर बी नंबर, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है क्या अधिगम की प्रक्रिया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? मानव व्यक्तित्व परिवेश और शिक्षा का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, केवल पर्यावरण का, केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। मानव व्यक्तित्व जो है ये आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच का संबंध है। आज का अंतिम सवाल, अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम एवं अभिप्रेरणा के बीच कौन सा कथन सही है? अधिगम तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रोत्साहित होता है। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। और इसी के साथ अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारकों से भी प्रेरित हो। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। आज हमने 50 क्वेश्चनों पे बात की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।